नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतुल कुमार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गांधीनगर में हुए रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने किया संबोधन। 5,700 से अधिक चयनित उम्मीदवारों को दी बधाई। उम्मीदवारों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। एक साल में 10 लाख नौकरी देने के सरकार के लक्ष्य में गुजरात का बड़ा योगदान। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अहम बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवादी संगठनों द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के खतरे से निपटने की आवश्यकता पर दिया जोर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का काम पूरा। राज्य में 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज है खरना। भक्तगण आज शाम को सूर्य उपासना के बाद प्रसाद ग्रहण करके अगले 36 घंटे तक रखेंगे निर्जल उपवास। और खेल की खबरों में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-18, 21-14 से दी मात। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका को 65 रन से हराकर सेमीफाइनल की अपनी दावेदारी को किया मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में रोजगार मेले को संबोधित किया और 5,700 से अधिक चयनित उम्मीदवारों को बधाई दी। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। एक साल में 10 लाख नौकरी देने के सरकार के लक्ष्य में गुजरात का बड़ा योगदान है। राजधानी नई दिल्ली में आज आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक चल रही है। इस 2 दिवसीय बैठक का पहला चरण कल मुंबई में आयोजित किया गया था। आज बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य एकत्रित हुए और आतंकवाद से बचने वाले लोगों, पीड़ितों और उनके परिवारों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। बैठक के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि यूएनएससी ने पिछले 2 दशकों के दौरान आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए कई अहम उपाय किए हैं। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों के द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रयोग से सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नामांकन पत्र वापस लेने का काम पूरा हो गया है। इससे पहले राज्य में नामांकन पत्रों की छंटनी की गई। इस दौरान विभिन्न कमियों के कारण 45 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए। भाजपा, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 561 उम्मीदवारों ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में 186 कैडेटों को कमीशन दिया गया। इसमें 151 पुरुष और 35 महिलाएं कैडेट्स शामिल हैं। परेड में मित्र राष्ट्रों से 8 पुरुष और 28 महिला कैडेटों ने भी भाग लिया।
और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा 7वें इंडिया वाटर वीक 2022 का गवाह बनने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1,500 से भी ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति स्वयं 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। तकरीबन 22 देशों के 1,500 प्रतिभागी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। कोविड के बाद पहली बार इंडिया वाटर वीक इतने बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री कल गुजरात के वडोदरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां पर प्रमुख उद्योगपतियों के साथ रूबरू होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वडोदरा में टाटा एयरबस के एक प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान निर्मित होंगे। प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन के अवसर पर यहां के लोग काफी उत्साहित हैं। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में आज मेगा PTM आयोजित की गई। दिल्ली में नगर निगम के 1,535 स्कूल हैं, जहां काफी संख्या में बच्चों के साथ उनके माता पिता भी स्कूलों में पहुंचे। कैसी रही MCD की ये मेगा PTM और क्या कहना है बच्चों के माता पिता का हुआ। और भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत से सजा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर के विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यायालय का आदेश मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट रिक्त घोषित किए जाने संबंधी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा। गौरतलब है कि अदालत ने गुरुवार को भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। दिल्ली में अब ऑटो रिक्शा और टैक्सी से यात्रा करना महंगा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए की बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने न्यूनतम किराए में 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब ऑटो का मीटर 25 की जगह 30 रुपए से शुरू होगा। इसके बाद प्रति 1 किलोमीटर के लिए पहले जहां 9.5 रुपए चुकाने पड़ते थे, वहीं अब 11 रुपए देने होंगे। आदेश के मुताबिक टैक्सी का मीटर जहां पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपए से डाउन हुआ करता था, वहीं नई दरें लागू होने के बाद ये 40 रुपए से शुरू होगा। नॉन AC टैक्सी का किराया 14 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही AC टैक्सी का किराया 16 से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने अतिरिक्त सामान का किराया भी बढ़ाकर ऑटो रिक्शा के लिए 2.5 रुपया और टैक्सी के लिए 5 रुपए कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष क्षय रोग का समय रहते पता लगाने और इलाज किए जाने के लिए 22 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। मंत्रालय के अनुसार इससे क्षय रोग को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से क्षय रोग पर जारी वैश्विक रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में भारत में क्षय रोग के मामलों में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। ये 11% के वैश्विक औसत से काफी बेहतर है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि एजुकेट कंपनियों और विदेशी शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन PhD डिग्री मान्य नहीं है। आयोग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे इस तरह की डिग्री के विज्ञापनों के झांसे में नहीं आएं। छात्रों से कहा गया है कि वे कहीं भी PhD में दाखिला लेने से पहले इस बारे में UGC के 2016 के दिशा निर्देशों को भली प्रकार से पढ़ लें।
दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में टेक ऑफ के दौरान इसके इंजन में आग लग गई। विमान के इंजन से चिंगारी निकलने की जानकारी मिलते ही पायलट ने अपनी सूझबूझ से आपात स्थिति को संभाला, जिसके बाद उसकी आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में सभी यात्री सुरक्षित हैं। फिलहाल यात्रियों को दूसरे विमान में जाने की व्यवस्था कर दी गई है। हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना है। आज भक्त पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्य की पूजा के बाद अपना उपवास तोड़ेंगे। इसके बाद शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस त्योहार में श्रद्धालु पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माने जाने वाले सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। देश भर में छठ पूजा की धूम जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज बलसवा झील का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने छठ पूजा के लिए की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पहले बलसवा झील बहुत गंदी थी। जब से इसे डीडीए ने लिया है, यहां काम शुरू कर इसे 10 दिनों के अंदर बेहतर किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने भारत से चीनी के निर्यात पर लागू प्रतिबंध को 1 साल और बढ़ा दिया है। इसे बढ़ाकर अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है। सरकार ने प्रतिबंध बढ़ाए जाने के संबंध में एक आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि भारत में शुगर सीजन 2022 और 23 में 2.75 करोड़ टन चीनी की खपत का अनुमान है। स्विट्जरलैंड के दूतावास में शुक्रवार को स्विस से आए कलाकारों ने स्विस आर्ट नाइट इन द लाइट प्रस्तुति की। शाम का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध स्विस कलाकार गैरी हॉफस्टेटर द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे इस पहल के तहत देश में स्विट्जरलैंड से आए कलाकार 35 कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके अपने देश की कला और संस्कृति से भारतवासियों को रूबरू करवाएंगे। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च शुरू कर दिया है। इमरान ने इसे हकीकी आज़ादी मार्च नाम दिया है। इमरान खान ने समर्थकों से कहा कि देश में चुनावों की मांग को लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। इमरान खान ने मार्च के दौरान सेना और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। इमरान ने कहा कि भारत मर्जी से रूस से तेल खरीदता है, लेकिन पाकिस्तानी गुलाम हैं। ये अपने देश के लोगों की भलाई के फैसले नहीं ले पाता है। इमरान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार बताकर संबोधित किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने चेतावनी दी है कि लॉन्ग मार्च के दौरान अगर कानून तोड़ा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी सीनेट के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर शुक्रवार तड़के फ्रांसिस्को में उनके घर पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने घर में मौजूद पॉल पेलोसी पर हथौड़े से हमला किया। डेमोक्रेटिक स्पीकर के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 82 वर्षीय पॉल पेलोसी की पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। नैन्सी पेलोसी के प्रवक्ता ने कहा कि हमलावर हिरासत में हैं और इस हमले के मकसद की जांच की जा रही है। हमले के समय स्पीकर नैन्सी पेलोसी वॉशिंगटन में थीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की इथोपिया पर हालिया रिपोर्ट में नरसंहार की संभावना का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्ध अपराधों, यौन हिंसा और नागरिक आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन हमलों के सबूतों का भी विवरण है। इस साल सितंबर में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि इथोपिया में फिर से संघर्ष होने के बाद नवंबर 2020 से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानून का हनन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त स्टीवन रैटनर ने अपनी रिपोर्ट में भुखमरी और अत्याचारों का जिक्र करते हुए इथोपिया, इरिट्रिया की सरकारें और टाइग्रेयन अधिकारियों को इन हालातों का जिम्मेदार ठहराया है। मध्य यूरोपीय देश चेक गणराज्य के प्राग में हजारों लोगों ने सरकार को हटाने और मध्यावधि चुनाव के मांग को चलते केंद्र की दक्षिणपंथी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सर्दियों से पहले गैस आपूर्ति पर रूस के साथ बातचीत की भी मांग की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री पेट फियाला की चेक सरकार ने रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं और यूक्रेन के साथ अपने युद्ध पर कड़ा रुख अपनाया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में कई दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के कारण अब तक 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं।
और खेल की खबरों में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-18, 21-14 से मात दी। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज खेले गए एक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से हरा दिया है। सिडनी में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने शानदार शतकीय पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने बेहद खराब शुरुआत की और 24 के स्कोर पर श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। हालांकि कप्तान दशुन शनाका और भानुका राजपक्षे ने श्रीलंकाई पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पूरी टीम 102 रन बनाकर आउट हो गई। गौरतलब है कि ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड फिलहाल पहले नंबर पर बनी हुई है। तो इन समाचारों में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।